दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की हॉरर मूवी को जिसका नाम है द कैबिन इन द वुड्स। ये 2011 में रिलीज की गई थी जो कि एक अमेरिकन हॉरर मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है ड्रू गॉडर्ड ने, जो कि उनका डायरेक्शनल डेब्यू है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7 स्टार्स आउट ऑफ 10। जी हाँ, इट्स फ्रीकिंग 7 स्टार, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और ये जो मूवी है ना, वो जितनी भी हॉरर स्लैशर मूवीज बनी है उनका एक सटायर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ये मूवी जितने में बनी थी ने उसका डबल का प्रॉफिट कमाया था, जो कि काफी बढ़िया है। और इसके जो रिव्यूज हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं क्योंकि इसका स्क्रीन प्ले, टोन और परफॉर्मेंसेस बहुत ही बढ़िया थे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि किसी हाईटेक अंडरग्राउंड जैसी जगह पर होते हैं। वो दोनों बातें करते हुए चल रहे थे कि तभी वहां पर एक लड़की आती है और वो वहां पर उनसे बातें करने लगती है। इनकी बातों से हमको ये पता चलता है कि वो लोग एक तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उनका प्रोजेक्ट दुनिया की बहुत सी जगहों पर होता है। अब यहाँ पर वो लड़की उनसे ये कहती है कि उनके सारे प्रोजेक्ट फेल हो चुके हैं और रिसेंटली स्टॉकहोम में भी ऐसा हुआ है, यानी कि उनका ये प्रोजेक्ट फेल हो गया था और सिर्फ अब जापान और अमेरिका ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। इसके बाद में सीन चेंज होता है और हम डाना और जूल्स को देखते हैं जो कि कहीं पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जिसके बाद में वहां पर जूल्स का बॉयफ्रेंड कर्ट आता है जो कि उनसे वहां से चलने के लिए कहता है। यहाँ पर हम कर्ट के दो और दोस्तों को देखते हैं जिसमें से एक होल्डन और एक मार्टी होता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इन पांचों के बारे में कि एक्चुअल में ये है कौन। अब डाना यहाँ पर एक वर्जिन लड़की है। कर्ट के बारे में बात करें तो वो यहाँ पर एक एथलीट है। बात करें जूल्स की तो उसको यहाँ पर एक नॉटी टाइप की लड़की दिखाया गया है जिसका लिबिडो काफी हाई है, यानी कि उसकी सेक्स ड्राइव काफी हाई है। मार्टी यहाँ पर एक बेवकूफ है और जो होल्डन है वो एक स्कॉलर है। अब आप ये सोचेंगे कि कैरेक्टर्स की ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको क्यों दी है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्योंकि इसी का मेन सिग्निफिकेंस इस मूवी के अंदर है। अब ये सब लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि यहाँ पर कर्ट के कजन के कैबिन में वो जाने वाले होते हैं जो कि एक फॉरेस्ट एरिया में है। असल में उसके कजन ने हाल ही में वो कैबिन खरीदा था, लेकिन उसका ये कजन कौन है इसके बारे में नहीं बताया जाता। अब वो सभी उस कैबिन के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उन पर नजर रख रहा था। उनके जाने के दौरान वो किसी को बताता है कि वो लोग निकल चुके हैं। खैर इधर रास्ते में वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जो कि हर एक स्लैशर मूवी में होना अनिवार्य है। खैर वो गैस स्टेशन काफी सुनसान जगह पर होता है और तभी उसमें से गैस स्टेशन का मालिक निकल कर आता है जो कि काफी डरावना दिखाई दे रहा था। सबसे पहले वो जूल्स को यहाँ पर आते ही होर बुलाता है और वो उनको मना कर देता है कि उसके पास में फ्यूल नहीं है। खैर वो आदमी उनसे बहुत ही अजीब तरह से बात कर रहा था, जिसके बाद में वो वहां से बिना फ्यूल भरवाए ही निकल जाते हैं। इसी बीच हम एक बर्ड को भी देखते हैं जो कि उड़ते हुए किसी इनविजिबल एनर्जी वॉल से टकरा जाती है और यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी जिसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। खैर वो लोग फाइनली कैबिन तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहुंचने पर वो सब काफी खुश थे। वहां आकर सभी लोग अपने अपने रूम्स को चूज कर लेते हैं और यहाँ पर होल्डन अपने रूम में एक पेंटिंग देखता है जिसमें कुछ लोग मिलकर एक एनिमल को काट रहे थे। उस पेंटिंग को देखकर वो वहां से उसको हटा देता है, जिसके बाद वो एक ट्रांसपेरेंट मिरर को देखता है जिसके दूसरी तरफ उसको डाना दिखाई देती है। अब यहाँ पर होल्डन डाना को देख सकता था लेकिन वो उसको नहीं देख पाती क्योंकि दूसरी तरफ से डाना को सिर्फ अपना रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था, यानी कि डबल वे मिरर। अब यहाँ पर होल्डन उस मिरर के बारे में सबको बताता है, जिसके बाद डाना और होल्डन रूम को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर डाना उस पेंटिंग को मिरर के ऊपर लगाती है लेकिन उसको भी वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो उसको चादर से कवर कर देती है। अब यहाँ पर हम एक चीज देख पाते हैं कि वहां पर CCTV कैमरास लगे हुए थे जिनकी मदद से उन्हें वही दो लोग यानी कि गैरी और स्टीव देख रहे थे जो कि उसी फैसिलिटी का हिस्सा थे। वो लोग किसी अंडरग्राउंड लैबोरेटरी से उनको देख रहे होते हैं जहां पर स्टीव के पास उसी गैस स्टेशन वाले आदमी का कॉल आता है जो कि उनसे ये कहता है कि उसने उन सबको बिना फ्यूल दिए ही भेज दिया है, यानी कि वो भी इस चीज में मिला हुआ था। अब उनकी बातों से हम ये समझ पाते हैं कि कर्ट और उसके दोस्तों का यहाँ पर आना और उस आदमी का उन्हें फ्यूल ना देना ये सब टोटली स्क्रिप्टेड और प्लान था, यानी कि कर्ट का जो कजन था वो भी शायद से इस चीज में इन्वॉल्व है क्योंकि यहाँ पर उनका आना एक प्लान चीज है, यानी कि इस कैबिन का इस जगह पर होना ये सारी चीजें बिल्कुल किसी स्क्रिप्ट की तरह हैं जो कि ये लैबोरेटरी वाले चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रोजेक्ट है कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है। खैर अब ये लोग वहां पर ट्रूथ और डेयर खेलने लगते हैं और इसी बीच कैबिन के बेसमेंट का दरवाजा अपने आप ही ओपन हो जाता है जिसको देखकर वो लोग सरप्राइज हो जाते हैं। अब यहाँ पर डाना का टर्न होता है और उसने डेयर चुना था, इसलिए जूल्स उसको नीचे जाने का डेयर देती है। थोड़ी देर के बाद में वो सब लोग भी
नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर वो ये देखते हैं कि यहाँ बहुत सारी अजीबो गरीब सामान और टॉयज पड़े हुए थे। मार्टी उन सब चीजों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। यहाँ डाना को एक किताब भी मिलती है जो कि किसी एना पेशेंस बकनर की होती है। एना इस कैबिन में 1903 में आई थी। अब यहाँ स्टोरी में एना अपने और अपनी मॉम पर हुए टॉर्चर की बातें उनको बता रही थी, यानी कि इस डायरी के जरिए। उसके डैड उसकी माँ को बहुत टॉर्चर किया करते थे। देन एक दिन उसके डैड ने उसकी मॉम को मारकर फेंक दिया और यहाँ उसका भाई मैथ्यू भी पूरी तरह से पागल हो गया था। जिसके बाद एना को एक रास्ता मिला जिससे वो अपनी बची कुची फैमिली को बचा सकेगी। पर यहाँ पर एना अपने ऊपर हो रहे टॉर्चर्स के कारण अपना एक हाथ गवा देती है और एना ने इसके अंदर ये लिखा हुआ था कि उसको विश्वास है कि एक ना एक दिन उस डायरी को कोई ना कोई तो पढ़ेगा जिससे वो और उसकी फैमिली दोबारा जिंदा हो पाएगी। यहाँ उस किताब के अंदर एक लैटिन लैंग्वेज में इनकैंटेशन भी लिखी हुई थी जिसको पढ़ने से मार्टी उसको मना करता है, लेकिन फिर भी वो उसको पढ़ने लगती है। जिसके बाद हम कैबिन से कुछ ही दूरी पर देखते हैं कि एना और उसकी फैमिली फिर से जिंदा हो गई थी। जी हाँ, वो बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह बन गए थे। और इधर लैबोरेटरी के अंदर गैरी विनर अनाउंस करता है कि जिसने बकनर की फैमिली पर बेट लगाई थी और वो सब जीत गए थे। और यहाँ पर हम व्हाइट बोर्ड पर ढेर सारे मॉन्स्टर्स के नाम भी देख पाते हैं। और इस मूवी के अंदर एक सटायर दिखाया गया है जो कि जितने भी स्लैशर मूवीज के अंदर होता है, और इसलिए ही ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से आती है। तो बेसिकली ये लैबोरेटरी वाले किसी सीक्वेंस के अंदर यहाँ पर चीजें डिसाइड कर रहे थे कि सबसे पहले कौन सा मॉन्स्टर जागने वाला है इन लोगों को मारने के लिए, और यहाँ पर सबसे पहले एना की फैमिली जागी थी। अब तभी एक मॉनिटर पर हम जापान के स्कूल को देखते हैं जहाँ पर सेम प्रोजेक्ट चल रहा था जिसके अंदर एक स्पिरिट बच्चों को डरा रही थी। अब इसके बाद हम कैबिन पर आ जाते हैं जहाँ पर कर्ट जूल्स को लेकर जंगल के बीच जाता है और यहाँ मार्टी को जूल्स और कर्ट के बिहेवियर में चेंज लगता है और ये बात डाना को भी बताता है, लेकिन डाना को ऐसा कुछ भी नहीं लगता। जिसके बाद हम कर्ट और जूल्स को देखते हैं जहाँ पर कर्ट जूल्स के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश करता है पर जूल्स उसको मना करने लगती है। जिसके बाद में स्टीव यानी कि लैबोरेटरी वाले जो होते हैं वो एक गैस को वहां पर छोड़ देता है जिसको स्मेल करते ही दोनों जंगल में इंटीमेट होने लगते हैं। और ये एक ऐसी गैस थी जो कि लोगों के डिसीजंस को चेंज कर देती है और उनके लिबिडो यानी कि सेक्स ड्राइव को इंक्रीज करती है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो पूरा जंगल उसी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में था। खैर इसी दौरान वहां पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। कर्ट उससे फाइट बैक करता है, लेकिन इतने में ही वहां पर और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो कि जूल्स को जान से मार डालते हैं और कर्ट वहां से जैसे तैसे बचकर कैबिन की ओर जाता है। जूल्स के मरने के बाद में स्टीव एक लीवर खींचता है जिससे जूल्स का खून एक जगह पर आकर एक आउटलाइन में फिल हो जाता है, जिसका भी एक सिग्निफिकेंस है और इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इधर बाकी लोग कैबिन के अंदर ही होते हैं जहाँ पर मार्टी बाहर आता है। तभी वहां पर कर्ट आता है जो कि उसको अंदर ले जाता है। इसी बीच हम एना पेशेंस के ज़ॉम्बी को भी देखते हैं जिसका एक हाथ नहीं था। अंदर आकर कर्ट उन सबको वहां से निकलने के लिए कहता है। यहाँ पर डाना जूल्स के बारे में पूछती है जिस पर कर्ट कहता है कि वो मारी गई है। तभी वहां पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि जूल्स के सर को डाना के पास फेंक देता है और डाना उसको देखकर बुरी तरह से डर जाती है और जूल्स का सर वो वहां से फेंक देती है। यहाँ पर वो लोग जैसे तैसे डोर को बंद करते हैं जिसके बाद कर्ट उन्हें एक साथ रहने को कहता है, लेकिन यहाँ पर फिर से स्टीव जो होता है वो कर्ट के ऊपर एक गैस रिलीज कर देता है जिससे कर्ट उन सबको अलग अलग होने के लिए कह देता है। और ये एक और सटायर है कि इन मूवीज के अंदर सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं जबकि उनको एक साथ रहना चाहिए, यानी कि ये जो लैबोरेटरी वाले हैं ये चाहते हैं कि ये सभी अलग अलग हो जाएं। अब मार्टी एक रूम में आता है जहाँ पर उसको वही छुपा हुआ एक कैमरा दिखाई देता है। इसी बीच वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि मार्टी को बाहर ले जाता है। अब यहाँ मार्टी उससे फाइट बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसको जंगल के अंदर ले जाता है। जिसके बाद में उसका क्या होता है हमको नहीं पता। खैर उसके बाद स्टीव लीवर खींचता है जिससे दूसरी आउटलाइन भी फिल हो जाती है। परहैप्स यहाँ पर वो भी मारा गया है। फिर हम डाना को देखते हैं जिसको ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था, लेकिन तभी वहाँ पर होल्डन आ जाता है और उसकी हेल्प कर देता है और वो दोनों ही बेसमेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर आगे बढ़ने पर होल्डन को एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है। जिसके बाद में डाना उस ज़ॉम्बी को पाइप से मारती है जिससे वो होल्डन को छोड़ देता है। अब डाना उस ज़ॉम्बी को कई बार स्टैब कर देती है जिससे वो वहीं पर ढेर हो जाता है, जहाँ पर दूसरी तरफ से कर्ट आता है और उनको बाहर ले जाने लगता है। यहाँ कर्ट और वो दोनों वैन में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन इधर हम वही प्रोजेक्ट होता हुआ जापान में भी देख पाते हैं जहाँ पर बच्चे मिलकर उस स्पिरिट पर एग्जॉर्सिज्म करते हैं जिससे कि वो स्पिरिट एक फ्रॉग बन जाती है और जापान में हो रहा उनका प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। यानी कि अब ये अमेरिका वाला प्रोजेक्ट पास होना यानी कि सही होना जरूरी था। अब इधर वो लोग टनल के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पर अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन वाले उस टनल को गिराकर ब्लॉक कर देते हैं। अब वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। कर्ट उन दोनों से ये कहता है कि वो बाइक की हेल्प से इस पार से उस पार तक जंप कर सकता है और यहाँ पर कर्ट उन्हें बताता है कि उसने इससे भी बड़ी जंप कर रखी है। जिसके बाद कर्ट वहां से जंप लगाने के लिए तैयार हो जाता है और वो उन दोनों को
प्रॉमिस करता है कि वो जरूर पुलिस की हेल्प लेकर आएगा ताकि वो उनकी मदद कर सके। जिसके बाद कर्ट वहां से जंप करता है, लेकिन आपको याद होगा कि एक चिड़िया थी जो कि इनविजिबल वॉल से टकरा कर मारी गई थी और वो भी उसी सेम इनविजिबल एनर्जी वॉल से टकरा जाता है और नीचे खाई में गिर जाता है और कर्ट की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर आपने शायद से एक चीज नोटिस करी होगी कि ये जितने भी 5 लोग हैं ये किसी सीक्वेंस में मर रहे हैं और इनकी सबकी जो मौतें हैं वो भी एक खेल की तरह बनाई गई हैं। तो यहाँ पर ये कोई ना कोई कहानी बुनी जा रही है जो कि एंड में काफी भयानक है। अब ये सब देखकर वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा दुखी और सरप्राइज्ड हो जाते हैं। जिसके बाद में वो वैन में बैठकर दूसरी तरफ जाते हैं जहाँ पर वैन के अंदर एक ज़ॉम्बी पहले से ही मौजूद होता है और वो होल्डन को मार देता है, जिस वजह से वैन डिसबैलेंस होकर लेक में गिर जाती है। लेकिन डाना वहां से जैसे तैसे करके स्विम करके बाहर आ जाती है। इधर वो लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं क्योंकि अब सिर्फ डाना ही बची थी। अब दोस्तों आपने यहाँ पर आधी एक्सप्लेनेशन सुन ली है, तो आप मुझे ये बताना कि इस मूवी के अंदर सबसे ज्यादा नॉटी लड़की और जिसका लिबिडो सबसे हाई था और सबसे पहले यहाँ पर कौन मारी गई थी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इधर डाना के पास वो ज़ॉम्बी आता है और उसको मारने की कोशिश करने लगता है। वहां पर लैबोरेटरी के अंदर सेलिब्रेशन के दौरान वहां पर किसी का कॉल आता है और वो कॉल उस ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर का होता है। वो डायरेक्टर स्टीव से फोन पर ये कहती है कि अभी भी कोई है जो कि डाना के अलावा जिंदा है। जी हाँ, तभी हम ये देख पाते हैं कि मार्टी अभी जिंदा होता है, यानी कि वो जंगल में मारा नहीं गया था, वो किसी तरह से ज़ॉम्बीज को मारकर वहां से भाग गया था। मार्टी अब डाना को अपने साथ कैबिन में लेकर आता है और वहां पर वो उसको एक रास्ता दिखाता है जो कि अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा था। अब उन दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो उसके अंदर जाने लगते हैं। वहां पर वो एक कांच वाले सेल में पहुंच जाते हैं और उस दौरान वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देखते हैं और उन्हीं मॉन्स्टर से वहां के लोग अपने प्रोजेक्ट को अंजाम दिया करते थे। खैर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को पता चल जाता है और वो तुरंत वहां पर अपने गार्ड को उन्हें लेने के लिए भेज देते हैं और जो व्हाइट बोर्ड के ऊपर मॉन्स्टर्स के नाम लिखे हुए थे वो यही लोग हैं, यानी कांच के अंदर जो मॉन्स्टर कैद हैं वहीं पर उनका नाम लिखा हुआ था। वहां पर वो गार्ड आता है जिसको मार्टी मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसकी गन ले लेता है। अब यहाँ पर उन्हें एक आवाज आती है जो कि वहाँ की डायरेक्टर की आवाज थी। वो उनसे कहती है कि वो लोग चुने गए हैं और जो भी वो उनके साथ कर रहे हैं वो उनकी मजबूरी है। यहाँ पर वो ये भी कहती है कि उनका ये करना जरूरी है ताकि वो जमीन के नीचे रहने वालों को खुश कर पाएं। जी हाँ, यानी कि ये काम वो किसी और के लिए कर रहे हैं जो कि हायर डेटीज हैं। अब यहाँ पर हमको कुछ कुछ बातें समझ आती हैं। असल में वो 5 लोग एक ऑफरिंग थे और वो किसके लिए थे वो आपको पता चल जाएगा। यानी कि ये पूरी की पूरी चीज जो है वो एक तरह की रिचुअल है जो कि हर जगह फेल हो चुकी है, इंक्लूडिंग जापान। और जापान के अंदर 5 लोग नहीं चाहिए बल्कि शायद से बच्चे चाहिए, तभी वहां पर बच्चे मौजूद थे। लेकिन शायद से वहां पर ये जो बच्चे थे वो मॉन्स्टर्स को हराने में कामयाब हो गए थे, जिसकी वजह से ये रिचुअल फेल हो गया और अब यहाँ पर ये अमेरिका वाला ही रिचुअल बचा हुआ है। खैर यहाँ मार्टी और डाना एक कंट्रोल रूम में छुप जाते हैं और अब वहां पर बहुत सारे गार्ड्स गन के साथ आ जाते हैं जो कि उनके ऊपर शूट करने लगते हैं। फिर डाना वहां पे कंट्रोल रूम के सारे बटन्स को दबा देती है जिससे उस जगह पर सारे मॉन्स्टर्स आजाद हो जाते हैं जो कि सभी गार्ड्स को मार देते हैं और वो पूरी जगह ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो जाती है। हम देख पाते हैं कि उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सारे मॉन्स्टर्स वहां के लोगों को मार रहे थे। यहाँ मार्टी और डाना उनसे बचते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एक बात तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये एक पैरेलल काइंड ऑफ यूनिवर्स है जहाँ पर ये सारे मॉन्स्टर्स रियल हैं जो भी हमको स्लैशर और हॉरर मूवीज के अंदर दिखाए गए हैं। खैर इधर स्टीव और गैरी भी अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन स्टीव यहाँ पर मारा जाता है, जिसके बाद गैरी वहां से बचकर निकलने की कोशिश करता है, वो भी एक दूसरे रास्ते से। लेकिन वो जल्दीबाजी में डाना से टकरा जाता है और उसके हाथ में एक निकली हुई ऑब्जेक्ट होती है जो कि गैरी के अंदर घुस जाती है और गैरी मरने से पहले डाना को ये कहता है कि वो मार्टी को मार दे नहीं तो सब मारे जाएंगे। अब यहाँ मार्टी डाना को एक सेल्फ डिफेंस के लिए गन दे देता है और आगे बढ़ते हुए वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर वो लोग 5 आउटलाइंस को देखते हैं जो कि 5 इंसानों की होती है। अब यहाँ पर डाना उनको देखती है और कहती है कि ये 5 लोग कोई और नहीं बल्कि हम ही हैं। वो कहती है कि ये किसी तरह का रिचुअल है जो कि उनके सैक्रिफाइस से पूरा होगा। तभी वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर आती है। वो उनको समझाती है कि ये कल्चर हजारों सालों से चल रहा है जहां पर उन्हें हर साल 5 लोगों को सैक्रिफाइस करना होता है, यानी कि यहाँ अमेरिका में। और मेरे ख्याल से वो जो एना नाम की लड़की थी ना, वो भी यहाँ पर पक्का सैक्रिफाइस रही होगी, यानी कि 1903 में। उसका ये कहना था कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जमीन के नीचे रहने वाले जायंट इविल डीएटीज यानी कि गॉड्स जो हैं वो ऊपर आ जाएंगे और उनकी वजह से पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। बेसिकली इन गॉड्स के लिए यानी कि इन डीएटीज के लिए ये पूरा का पूरा एक खेल है जिसके चलते उनको सैक्रिफाइस मिलते रहते हैं और उनका एंटरटेनमेंट होता रहता है। वो कहते हैं ना, जो इविल होता है जितना ज्यादा डर होता है उनको
आपको उतना मजा आता है, बिल्कुल वही बात है। और एक बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि ये जो मूवी है वो जितनी भी हॉरर और स्लैशर मूवीज बनी है उनका एक सटायर है। वो ये बोलती है कि उन लोगों को चुना गया है और सबसे पहले इस रिचुअल के अंदर एक होर का मरना जरूरी है जो कि जूल्स को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने इसलिए ही आपको इन पांचों की इंफॉर्मेशन दी थी और यहाँ पर यही रीजन है कि सबसे पहले वही मरी थी क्योंकि वो एक होर थी। और एक स्पेसिफिक बात ये कि वो इंटीमेट होनी नहीं चाहिए थी, यानी कि वो खाली उस मूड में होनी चाहिए और उसके हल्के से कपड़े ओपन होने चाहिए, तभी वो होर वहां पर कहलाएगी। अब बात करें यहाँ पर दूसरी तीसरी मौत के बारे में, तो वो किसी भी सीक्वेंस में हो सकती है, जो कि यहाँ पर एक एथलीट की कर्ट की हुई थी। तीसरे पर एक स्कॉलर था जो कि होल्डन था और उसके बाद में एक बेवकूफ होगा जो कि मार्टी था और उसका मरना जरूरी है। यानी कि उन चारों की डेथ यहाँ पर फिक्स थी और यहाँ पर डाना सैक्रिफाइस ना भी हो तो भी चलेगा क्योंकि डाना वहां पर वर्जिन थी यानी कि प्योर थी और इसी रीजन से वो यहाँ पर जा सकती थी यानी कि बच सकती थी। पर यहाँ पर मार्टी का मरना जरूरी था। तो देखा जाए तो इस रिचुअल के अंदर सबसे पहले होर का मरना जरूरी है, उसके बाद में दूसरे तीसरे और चौथे नंबर पर कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। और बात करें पांचवें नंबर पे तो यहाँ पर डाना यानी कि वर्जिन का सैक्रिफाइस जरूरी नहीं है। ये चाहे तो उसको भी मार सकते हैं, ना चाहे तो उसको जाने दे सकते हैं। और आपको याद होगा कि उस गैस स्टेशन वाले ने उसको होर इसलिए ही कहा था और शायद से वो जानता था कि यहाँ पर उसका सैक्रिफाइस होने वाला है। यानी कि इससे पहले यहाँ पर कैबिन के अंदर और भी लोग आ चुके हैं और सैक्रिफाइस हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि ये हर साल होता है। तो वो कई हजारों सालों से इस रिचुअल को करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर मुझको लगता है कि जो कर्ट का कजन वगैरह है ना, वो भी यहाँ पर पक्का मिला हुआ है, या फिर वो जो बंदा है वो हर किसी का कजन बन जाता है, या तो फिर ये चुने गए लोगों के रिश्तेदारों को पैसे दे देते होंगे ताकि वो उनको इस कैबिन तक पहुंचा पाए। और इन्होंने बहुत ही प्लान करके इन पांचों का मूड बनाया है यहाँ पर, ताकि ये सारे के सारे लोग एक हॉलीडे के चलते उस कैबिन की तरफ ही आएंगे। और गैस स्टेशन वाले ने उसको फ्यूल इसलिए नहीं दिया था ताकि वो वहां से भाग भी ना पाए। नाउ कमिंग बैक टू द मूवी, यहाँ पर डायरेक्टर मार्टी से ये कहती है कि अब उसको डिसाइड करना है कि वो दूसरों के साथ मरेगा या फिर दूसरों के लिए मरेगा। यहाँ पर उनका मरना बिल्कुल तय था क्योंकि अगर मार्टी अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करता तो वैसे भी उसको मरना ही पड़ेगा क्योंकि वो जो एंशिएंट इविल गॉड्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे और सब कुछ तबाह कर देंगे। अब यहाँ पर ये सब सुनकर डाना मार्टी पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन इतने में ही वहां पर एक वेयरवुल्फ आ जाता है जो कि डाना को पकड़ लेता है। मार्टी फिर भी उसकी जान बचाता है और वेयरवुल्फ पर शूट कर देता है जिससे कि वो वहां से भाग जाता है। जिसके बाद डायरेक्टर मार्टी पर हमला कर देती है और यहाँ पर एना पेशेंस की ज़ॉम्बी जो होती है वो वहां पर आ जाती है और डायरेक्टर पर हमला कर देती है और यहाँ मार्टी ज़ॉम्बी के साथ डायरेक्टर को नीचे फेंक देता है। तो मुझे ये लगता है कि एना के साथ भी यहाँ पर शायद से उसी ने कुछ ना कुछ किया होगा जिसकी वजह से उसने उस पर हमला कर दिया, या फिर ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। खैर अब इसके बाद में मार्टी और डाना साथ में ही वहां पर बैठ जाते हैं जो कि दिखने में किसी एंशिएंट टेंपल जैसा दिखाई देता है। खैर यहाँ पर डाना मार्टी से माफी मांगती है क्योंकि वो मार्टी को शूट करने वाली थी। अब ये दोनों अपने आखिरी मोमेंट्स में एक सिगरेट पीते हैं और इसके बाद में वहां पर एक जायंट इविल गॉड का हाथ बाहर आते हुए हम देख पाते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब इस दुनिया का अंत तय है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कैबिन इन द वुड्स मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लासिक हॉरर मूवी पसंद आई होगी जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट्स में से एक है और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को जरूर देखना। आपको इसको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अब इस मूवी के अंदर हमको एंशिएंट गॉड्स दिखाए गए हैं जो कि जमीन के नीचे रहते हैं। यहाँ पर एंशिएंट गॉड्स अर्थ पर रूल करना चाहते थे और उन्हें रोकने के लिए ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग 5 लोगों का सैक्रिफाइस दिया करते थे, यानी कि सिर्फ अमेरिका वाले हिस्से में। बाकी जगहों के लिए अलग अलग रिचुअल्स थे जिसका सिंपल सा रीजन था कि वो जमीन के नीचे ही रहें और बाहर ना आ पाएं। और इस ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना था कि 5 लोग सैक्रिफाइस हो जाएं लेकिन पूरी ह्यूमैनिटी खत्म नहीं होनी चाहिए। अब इस मूवी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन वाले डायरेक्टर हमको ये बताती है कि वो ऐसा हर साल करते हैं ताकि ये रिचुअल सक्सेसफुल हो जाए और एंशिएंट गॉड्स धरती पर आकर हमला ना करें। अब यहाँ पर ये जो रिचुअल्स था वो सालों से चलते हुए आ रहे थे। अब यहाँ पर डायरेक्टर की जो पहली वाली पीढ़ी थी शायद से वो भी यही करती होगी, जिसके बाद ये जिम्मेदारी डायरेक्टर पर आ गई। अब जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ी वैसे वैसे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल भी होने लगा और इसी रीजन से वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी हाईटेक थी। वो लीवर के जरिए जो वहां पर एक खून का पॉन्ड टाइप का भर रहा था वो इस रिचुअल का ही पार्ट था जो कि एक सीक्वेंस में होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब सवाल ये था कि वो सारे मॉन्स्टर्स आए कहां से थे, जिसका सिंपल सा आंसर ये है कि ये जो मूवी है वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में हो रही है जहां पर जितने भी हॉरर और स्लैशर मूवी के मॉन्स्टर्स वगैरह हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं जो कि रियल में हैं। और मेरे ख्याल
ख्याल से ये सारे के सारे जो मॉन्स्टर्स हैं वो इन इविल एंशिएंट गॉड्स के पपेट्स भी हो सकते हैं, जो कि ह्यूमंस को भेंट में मिले होंगे ताकि वो उनके एंटरटेनमेंट में हेल्प कर पाएं। तो दोस्तों ये थी द कैबिन इन द वुड्स मूवी की कहानी और थ्योरीज। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर बताना कि इस मूवी के अंदर आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए